वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम लिवर के हवाले से बात करेंगे। जिगर की बीमारियां जो कि अब तूल पकड़ती जा रही हैं, इनको किस तरह रोका जा सकता है, हम अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, और आजकल इंसिडेंस क्यों हो गया है लिवर प्रॉब्लम्स का ज़्यादा, इस सब के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले डॉक्टर नाजिश भट्ट साहिबा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। शी इज़ अ हेपेटोलॉजिस्ट ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक हैं? Thanks for inviting. थैंक यू फॉर कमिंग। एंड प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं, एचओडी हैं मेडिसिन के सिविल हॉस्पिटल कराची में। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्योंकि ये महीना, जिस तरह मैंने बताया कि हमने ज़ाहिर है कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात की, वहीं लिवर की प्रॉब्लम्स, डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करते हैं। अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि क्यों इंसिडेंस बढ़ गया है, क्या वजह हो गई है? देखिए, लिवर की जो बीमारियां हैं, जो हम सबको पता है, एक तो वायरल हेपेटाइटिस बी सी जो है वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और उसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाती है, जिसको उर्दू में कहते हैं जिगर के सिकुड़ने का अमल। और जिसके बाद फिर जिगर के सिकुड़ने की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती जाती हैं। ये तो आपका मेन हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसकी जो बेसिक वजूहात हैं होने की, वो ये हैं कि अगर आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं वो कंटामिनेटेड ब्लड आपको ट्रांसफ्यूजन हो लग जाती जाए है, अगर या फिर आपने कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट से कोई सर्जरी कराई है, डेंटल प्रोसीजर करवाया है, और रिपीटेड जो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जिसका बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली बार्बर शॉप्स हैं, पार्लर्स हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 कंट्री में आता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हैं। अगर जी। अच्छा, वी आर नंबर 1। ये WHO के स्टैट्स हैं। ओके। तो सिरिंजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और फिर पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग, एयर पियर्सिंग, एक ही चीज़ सबके लिए यूज़, एक घर को पूरे एक नीडल से सबको पियर्स कर दिया जाता है। टैटूइंग, आपको पता है टैटू लोग फैशन में भी करा रहे हैं, और अगर विलेजेस में जाएं तो विलेजेस में भी टैटूइंग बहुत कॉमन है। कुछ तबकात के अंदर वो लोग टैटूज फेस पे भी कराते हैं, बॉडी पे कराते हैं। तो ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी होता है। और फैमिली स्क्रीनिंग नहीं कराते लोग। अगर वाइफ को डायग्नोज हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड से छुपाती अच्छा, है। ये इसको लोग जॉन्डिस से कंफ्यूज करते हैं ना, समझते हैं कि जॉन्डिस है और उसी तरह की ट्रीटमेंट करते हैं और उसी तरह से लेते हैं कि जी ये तो जॉन्डिस की तरह है, वही पत्ते रख लो, ये कर लो, जो होते थे पहले सिस्टम, और इसी के थ्रू ये झड़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इस बात को डॉक्टर साहब आप इसको क्लियर करेंगे कि क्या ये जॉन्डिस है? देखें, पीलिया जिसे कहा जाता है। पहली बात मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस जो है ना, उनको डिवाइड किया गया है। एक होता है वायरल हेपेटाइटिस ए और ई ऐसे हेपेटाइटिस है जिसमें जांडिस ऑब्वियसली आपको नज़र आता है एकदम से। उसकी शुरुआत ही बल्कि जांडिस से होती है। सही। पहले भूख का नहीं लगना, पहले बुखार थोड़ा बहुत होना, थोड़ा बहुत मोशन होना, उसके बाद जिस्म में दर्द, फिर उसके बाद कमज़ोरी जिसको हम वीकनेस कहते हैं, फिर पीलाट शुरू होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो ये 6 से 8 हफ्ते का खेल होता है, जो पहले थोड़ी सी आपको आंखों में नज़र आएगी, फिर पीलाट बढ़ती 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 फिर पीक पे चली जाएगी, फिर डाउनफॉल होगा उसका। अमूमन 80% लोगों में इनकी सेल्फ रिकवरी होती है, ए और ई की। अगर प्रेगनेंसी है, एक प्रेग्नेंट खातून है, हामला खातून है, उसके अंदर अगर ई हो जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके। इसीलिए आजकल पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अवेलेबल है, जो पहले नहीं थी, अभी रिसेंटली आ गई है। तो पहली से हम पब्लिक के लिए यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी में हम ये मैसेज दे देंगे कि भाई आप फ़ौरन जो हमला औरतें हैं वो फ़ौरन अपनी हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन करा लें। सही। और हेपेटाइटिस ए जो है वो कॉमन, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, मेल है चाहे फीमेल है, सब में ये हेपेटाइटिस कॉमन है, ए और ई, जिसमें पीलाट ज़ाहिर होती है और 2 से 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में वो डाउन होना शुरू हो जाती है और ख़त्म यानी ये जानलेवा नहीं है, ये एक वायरल की तरह है। अमूमन ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ब्यूटी है, जो हम आम पब्लिक की बात कर रहे थे कि हम जब उसका इलाज करते हैं ना, मुख्तलिफ डॉक्टरों पे फिरता रहता है ना मरीज, जी। फिर आखिर में झाड़ने के चक्रों में आ जाता है। जी। तो वो जब झाड़ने वाले के पास पहुंचता है तो वो एंड टाइम होता है, वो वैसे ही पीलिया डाउनफॉल शुरू होता है।
तो वो झाड़ने वाले को क्रेडिट चला जाता है कि इसके झाड़ने की वजह ये से झाड़ने वाली तो कोई बीमारी नहीं, नहीं है ना, ऐसा कुछ भी कि नहीं। झाड़ना जरूरी है या नहीं, पत्ते झाड़ने रखने वाली जरूरी नहीं है। है, मतलब ये लोग कहते हैं, वो तो मैं मिसकंसेप्ट है जिसको हम बोलना चाह रहे हैं। तो वो आखिर में क्योंकि सारा कुछ कर करा के फिर जाके झाड़ने वाले के पास जाते हैं ना, तो उस वक्त वो उसका वैसे ही पीक खत्म हो रहा होता है। यस, तो वो सेल्फ लिमिटिंग है। सही। तो या मौलवी के पास चले गए या झाड़ने वाले, या पत्ते जो आपने देखा होगा लोग प्याज को बांधते हैं, लहसुन पहनते हैं, नीम के पत्ते भी होते हैं, नीम के पत्ते। अब वो तो ऑक्सीजन में वो येलो होते हैं, इनका उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। वो तो अच्छा, वो ऑक्सीजन, कहते हैं इसने सारा वो जॉन्डिस खींच लिया और नहीं पीले ऐसा हो कुछ गए। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो एक तो ये है जो ऑब्वियसली आपको जॉन्डिस नजर आता है। दूसरे जो हिडन जॉन्डिस होते हैं, जो लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके तवस्सुल से मैं इसको रिपीट करूंगा कि जैसे आइसबर्ग होती है, आपको बाहर पानी नजर आ रहा है, अंदर तो बहुत पहाड़ बस बर्फ टिप का है, नजर आ रही होती है ना ऊपर आइसबर्ग की। एग्जैक्टली। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे हैं ना कि अंदर में वो डिजीज चल रही होती है, हमें कुछ पता नहीं होता। उसमें तो जॉन्डिस भी नजर नहीं आता है, क्योंकि 85% में कोई सिम्टम नहीं होते। 15% में जो सिम्टम आते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आपको जॉन्डिस नजर आए जी, वीकनेस या लेथार्जी वगैरह हो सकता है, अदरवाइज तो वो साइलेंट डिजीज है, कोल्ड किलर है। तो कैसे फिर आपको पता जब तक आप स्क्रीन नहीं करेंगे, जब आप हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि आप सारे जो भी पब्लिक है उनको बी और सी के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो कराने चाहिए। तो एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो, दूसरा अल्ट्रासाउंड हो, दूसरे कुछ टेस्ट हैं जो बेसिक हैं, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन है, सीबीसी है, जो बेसिक सारे टेस्ट हैं वो सारे कराने पड़ते हैं। तो ये बी और सी तभी पकड़ में आएंगे वो, क्योंकि आपको नजर नहीं आएंगे, साइलेंट है ना। तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराना इंतहाई जरूरी है इन दोनों के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये करते थे कि जब ये हेपेटाइटिस क्योंकि नया नया आया था, उस वक्त एसजीपीटी का टेस्ट बहुत पॉपुलर था, तो एसजीपीटी कराते थे। अगर वो रेंज से बड़ा होता था तो फिर दूसरी चीज़ें करते थे, क्योंकि एसजीपीटी इज कंपैरेटिवली इजियर आई थिंक, कि वो जहाँ जहाँ लैब्स हैं वहाँ आप करा सकते हैं। एसजीपीटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, जो जिगर के फंक्शन टेस्ट का एक पैनल होता है, ठीक है, जिसमें से एक एसजीपीटी है। और जब जिगर पे इन्फ्लेमेशन होती है या सोजिश होती है या आपका वायरस उसमें एक्टिवली रेप्लिकेशन या ग्रो कर रहा होता है, तो उसका लेवल हाई हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इट्स अ सिंपल टेस्ट, हर लैब में अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन एसजीपीटी का बढ़ा होना खाली हेपेटाइटिस को इंडिकेट नहीं करता। कभी कभार आप बहुत सारी दवाएं खा रहे होते हैं, जैसे आपने वायरल इन्फेक्शन हुआ कोई सा भी, आपने उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करी, उसके बाद भी आपके एलएफटीज बढ़ जाते हैं। स्किन के ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, उससे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बात कही, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर जो एटलीस्ट 15% टोटल पॉपुलेशन जो है वो सब बी और या सी पॉजिटिव है या डेल्टा वायरस पॉजिटिव है, जैसे जैकबाबाद है, कंबर, लाड़काना, शहदाद कोट, और जहाँ पानी का भी बहुत इशू है पंजाब के अंदर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, और कुछ ऐसी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जिधर हेपेटाइटिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। ओके। और ओवरऑल भी, और परेशानी की बात यह है कि जैसे आम पीलिया तो एक से दूसरे को ऐसे नहीं लगेगा, क्लोज कॉन्टेक्ट में, लेकिन ये हस्बैंड से वाइफ को, मदर से बच्चों को, या क्लोज कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन सबको लगने वाली बीमारी है। तो लगने के लिए यानी इसके जरासीम कोई फिजा में होते हैं, बात करने से लग सकता है, पसीने से लग सकता है, खून से लग सकता है, किस चीज़ से लग सकता है? देखिए मेनली जो है वो है बॉडी सिक्रीशंस। जैसे मैंने आपको कहा था ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ें जिनमें आपका ब्लड लग सकता है, जैसे टूथब्रश है, नेल कटर है, आपका कोम्ब है, जो घर में अक्सर लोग एक दूसरे की यूज़ कर रहे होते हैं जब फैमिली में जो कॉन्टैक्ट्स में होता है। इसके अलावा सिरिंजेस जो मैंने आपको बताया, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको सही तरह, आपने सदर में देखा होगा हर तरफ दंतान साज बैठे हैं, वो कब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर रहे हैं। और आप जब लोगों से हिस्ट्री लेते हैं ना कि आपने क्या करवाया था, कहाँ से लगाए, आप जब पूछते हैं डेंटल प्रोसीजर कराया है, तो वो आपको इसी तरह के किसी क्वैक किस्म के डेंटल क्लिनिक का पता बताएगा। इसके अलावा ऑपरेशंस, जो लोकल क्लिनिक्स बने उसके अंदर कोई हाइजीन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन नहीं होते, स्टरलाइज नहीं होते,
या आपकी लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि साथ बैठने से, खाना खाने से, इन चीज़ों से तो नहीं लगता साथ ना। बैठने से नहीं हो सकता। जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, माँ से बच्चे को, हामला औरत से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, सकता जी। है, या फिर जब आप एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर उससे में, हो उससे सकता हो है। सकता है, और बिल्कुल। उसमें टॉवल वगैरह ये देखिए सब चीज़ें भी हैं। आइडियली सेपरेट रखना चाहिए। जैसे आपको पता है हम कोविड के एरा से गुजरे, तो सो यू नेवर बहुत नो। सारे इन्फेक्शंस हैं जो आपकी इस तरह की जो क्लोज चीज़ें होती हैं, इनको सेपरेट ही होना चाहिए सब लोगों का। अच्छा, अब ये स्क्रीनिंग जो आपने कहा डॉक्टर साहब, तो ये स्क्रीनिंग कितने अरसे में होनी चाहिए? क्या खुद ही जाएं और स्क्रीनिंग करा लें जब कोई सिम्टम नहीं है? हमारे यहाँ तो सिम्टम भी होते हैं और जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। हार्ट के प्रॉब्लम में भी लोग हार्ट का पेन लेके बैठे रहते हैं और जब बिल्कुल काबू से बाहर होता है तो जाते हैं। तो लोगों को जब कोई सिम्टम ही नहीं है तो उनको ले जाना और परसुएड करना कि जाएं अपना स्क्रीनिंग कराएं बड़ा मुश्किल है। जैसे आइडियली तो हर 6 महीने में ना स्क्रीनिंग होनी चाहिए अच्छा, ठीक हेपेटाइटिस है। बी और सी। अगर 6 महीने नहीं करा सकते, कम से कम ईयरली तो कराएं, क्योंकि इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप नहीं कराएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये स्क्रीनिंग जो आपके डिस्पेंसरी टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं ना, प्राइमरी केयर यूनिट्स जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं पूरे शहर में या पूरे पाकिस्तान में, जी। वहाँ भी ये टेस्ट हो जाता है हेपेटाइटिस बी और सी। अब तो स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलमोस्ट यहीं कहीं अवेलेबल है। सही। अगर वहाँ प्राइमरी केयर में नहीं तो टर्शरी में होगा, टर्शरी में सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी नहीं तो टर्शरी में होगा। यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं नहीं कहीं वो टेस्ट ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा होगा जो फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा। और अगर मैं कास्ट की भी बात करूं तो ये इन दोनों टेस्ट की कोई बड़ी कास्ट नहीं है, कोई 100 to 300 400 रुपीज़ में ये टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा नुसरत, आपके प्रोग्राम से मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगी हेल्थ अथॉरिटीज़ को कि अगर हम ये एक शर्त रख लें ना कि जब हमारा आईडी कार्ड बनेगा उसके साथ एक स्क्रीनिंग टेस्ट की रिपोर्ट भी होगी, उससे एक तो हमें होल बर्डन ऑफ द डिजीज़ पता चलेगा, एरियाज लोकलाइज्ड होंगे, कहाँ पे मेन हब है जहाँ पे ये इन्फेक्शन है, जहाँ से फैल रहा है। हम लिवर कैंसर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, हम उस स्टेज पर पहुंचने की बात करते हैं जहां हम ट्रांसप्लांट के हवाले से सुनते हैं। एक तो वो भी क्लैरिफाई कीजिएगा, और लिवर कैंसर्स के बारे में आजकल सुनने में बहुत आ रहा है। देखिए, लिवर कैंसर जो है ना 2 किस्म की होती हैं ब्रॉडली, अगर हम उनको डिवाइड करें। एक तो प्राइमरी लिवर कैंसर है, यानी जो जिगर की अपनी कैंसर, जिसको हम प्राइमरी लिवर कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं, HCC। दूसरी जो कैंसर होती है वो कहीं और होती है, मगर वो चली जाती है लिवर के अंदर। अच्छा। जैसे ब्रेस्ट की मैं बात करूं, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसाइज लिवर में हो जाती है, मेटास्टेसिस कहते हैं इसको, कि कहीं और जगह की कैंसर जिगर में आके चली गई, इन्वेड हो गई या उसके अंदर पहुंच गई। तो ऐसे कोलोन का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, पित्ते का यानी गाल ब्लैडर का कैंसर है, पैंक्रियाज जिसको हम लबलबा कहते हैं उसका कैंसर है। तो ये मुख्तलिफ कैंसर्स भी लिवर में आ सकते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी या मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। प्राइमरी कैंसर की जो वजूहत हैं वो जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हेपेटाइटिस बी है, सी है, अगर ये लॉन्ग रनिंग में सिरोसिस कर दें, जिगर सुकड़ जाए तो ये कॉम्प्लिकेट होके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बन जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो एफ्लोटॉक्सिन B1 है, विल्सन डिजीज़ है, हेमोक्रोमेटोसिस है, ये सारे काजेज़ हैं इसी लिवर कैंसर के भी, और सिरोसिस ऑफ लिवर। जैसे अभी हम रिसेंटली जो आजकल एक बहुत बड़ा इशू उठा है कि अगर फ्यूचर में बी और सी ख़त्म भी हो गया तो अब ये जो नैश आ रहा है, नॉन स्टीटो हेपेटाइटिस जो नॉन अल्कोहलिक टाइप, तो अब ये जो फ्यूचर में ये जो ओवरकम कर रहा है तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, जंक फूड जो है उसका यूज़ ज़्यादा है, लोग जो है फास्ट फूड के पीछे लगे हुए हैं, घर में कोई खाना सही तरीके का पकता नहीं है, नेचुरल फूड से हम दूर होते जा रहे हैं, प्रिजर्वेटर्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है अल्टीमेटली फैटी लिवर करके सिरोसिस करा देंगी और अल्टीमेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। तो बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले तो अल्ट्रासाउंड आप कराएं, कुछ खून के टेस्ट हैं वो कराएं, और आइडियल जो सिंगल सेंटेंस टेस्ट है वो ट्राइफेजिक CT स्कैन हम कहते हैं, वही एक आइडियल टेस्ट है जो आपको बता देता है कि जिगर में कैंसर है कि नहीं है। फाइनली उसी पे ही होता है। जब वो डायग्नोज होगा तो उसके बाद फिर स्टेजिंग होती है। अगर उसका कहते हैं 5 सेंटीमीटर से कम एक ही लोब के अंदर लीन है तो उसका सर्जरी हो सकती है, पूरा लोब निकाला जा सकता है। मगर अगर स्टेज उससे ज़्यादा है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट गुड ऑप्शन है। इन बिटवीन कुछ थेरेपीज़ हैं जिसको ब्रिजिंग थेरेपीज़ कहते हैं,
उसमें RFA भी कहते हैं, टेस्ट भी कहते हैं, ये इन बिटवीन है, मगर अल्टीमेटली उसका फिर लिवर ट्रांसप्लांट होगा। लिवर ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा, ये जिस तरह फैटी लिवर की बात की है, यहाँ तो ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं और अब पूरी दुनिया में वेट गेन और ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही हैं और लोगों के लिए बाहर का खाना भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है। सो इसके हवाले से भी बताइए। और डॉक्टर साहिबा, अगर हम आज भी ये कोशिश कर लें कि हम प्रिवेंशन की तरफ आएँ और ऐसा हो ही ना हमारे साथ, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखें, ओबेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो अब एक पैंडमिक बनती जा रही है और जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट जो कह रहे हैं कि लिवर सिरोसिस की मेन वजह जो है वायरल हेपेटाइटिस नहीं होगा, वो नैश होगा, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, मोटापा होगा। जी, मोटापा, मोटापे की वजह से जिगर में चर्बी जमा होना और उसकी वजह से फिर जिगर का ख़राब हो जाना, क्योंकि जो फैट जमा होती है लिवर के सेल्स में वो उनको डैमेज कर देती है और फिर अल्टीमेटली डैमेज होते होते वो लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिस तरह से वायरल हेपेटाइटिस में होता है। तो प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है, पहली बात जैसे पाकिस्तान में वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, वो स्क्रीनिंग है, अर्ली टेस्ट, ट्रीटमेंट। लोगों को पता चल जाता है बीमारी के बारे में, उसको छुपाते रहते हैं जब तक कि उन्हें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। अगर आप अर्ली हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, आप प्राइवेटली ख़ुद भी परचेज़ कर सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव ड्रग्स नहीं है, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, इसके अंदर आपकी मंथली मेडिसिन अवेलेबल है। इतना तो कराची के अंदर हम कहें तो लोग गुटखा और सुपारियाँ खा लेते हैं। तो आपकी मेडिसिन अवेलेबल हैं, आप टाइम पे डायग्नोस होना, टाइम पे ट्रीटमेंट होना। थर्ड चीज़ फॉलोअप, क्योंकि जैसे अगर हेपेटाइटिस बी है आपको, तो आपको बहुत लंबे अरसे का फॉलोअप चाहिए। तो आप फॉलोअप करें जिसमें आपके टेस्ट होते रहें, वही ईयरली स्क्रीनिंग जो है, सर्विलेंस टेस्ट आपके होते रहें। और जहाँ तक मोटापे की बात है, हमें ये जो कल्चर जो स्टार्ट हुआ है ना डिलीवरी सिस्टम का, कि घर के अंदर बच्चे खुद ही फ़ोन कर लेते हैं, बच्चों के ये हालात हो गए हैं कि पहले बच्चों से माँ बाप बांटते थे, ये क्रिकेट खेलता है, ये फुटबॉल खेलता है। आजकल माँ बाप कहते हैं ये बैठा रहता है, ये घर से बाहर नहीं निकलता, ये मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। तो ये कल्चर डेवलप हो रहा है ना, इसको हमने डिस्करेज करना है और इसमें माँ बाप की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। माएँ आती हैं क्लिनिक के अंदर, अगर उनसे पूछो कि भाई आप बच्चा आपका इतना मोटा हो रहा है, इवन आप 20 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं एडोलेसेंट एज के अंदर है, उनको फैटी लिवर आ रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, SGPT उनका हाई है, तो वो कहते हैं घर का खाना नहीं पसंद, ये तो बाहर से मंगा के खाते हैं। तो ये इस कल्चर को हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी माँ बाप को भी चाहिए, हमने प्राइड भी बना लिया है एक्चुअली डॉक्टर साहिबा की, ये एक बड़ी प्राइड की बात है कि जी हमारे बच्चे बाहर से खाते हैं एंड एवरी डे वी आर ऑर्डरिंग फूड। इसको हमने समझ लिया है कि कोई स्टेटस सिंबल है और ये तो पानी पीता ही नहीं है। हाँ। ये तो सोडा ड्रिंक्स पीता है। और वो आप एक जो आपकी सोडा ड्रिंक होती है उसमें 5 स्पून्स ऑफ शुगर होते हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं आप कितना लोड डेली शुगर का अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और अल्टीमेटली आप शुगर डेवलप करेंगे, फैटी लिवर डेवलप करेंगे, लिवर सिरोसिस आप डेवलप कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो हमें अपनी रूटीन को बेहतर करना है। बिल्कुल। पहले ऐसा था कि माँ बाप कहते थे मैंने इसको फुटबॉल ला कर दी, इसे बैट ला के दिया, अब आप पूछें मैंने इसको ये वाला नहीं, ये वाला मॉडल का फ़ोन दिलवाया, पास हो गए तो मैं ये वाला मॉडल का फ़ोन। पहले बच्चे कहते थे हमें आज वो वाला बैट, उस कंपनी का बैट दिला दें, हमें जॉगर्स अच्छे वाले दिला दें, हमें किट दिला दें ताकि हम सॉकर खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हम कुछ भी खेल सकें। कल्चर चेंज। अच्छा, कल्चर चेंज इस तरह भी हुआ है कि इतनी ज़्यादा हमने अपने अपीयरेंस पे भी एक तो ये है, मैं देखती हूँ कि मोटापा होता जा रहा है, इस पे अपीयरेंस पे तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन एक तरफ वो अपीयरेंस पे तवज्जो दी जा रही होती है कि बाहर जाओगे काले हो जाओगे, यूं करोगे, सनलाइट है, फलाना है, रंग खराब हो जाएगा, नहीं जाओ। तो हमारी बड़ी एक अजीब सी मिक्स्ड और कंफ्यूज सोसाइटी होती जा रही है। जिन चीज़ों पे शायद हमें कान नहीं धरना चाहिए उस पर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। डॉक्टर साहब, और प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, क्योंकि ग्रोन अप्स, ये तो बच्चों के हवाले से ज़ाहिर है बहुत मुफीद बातें डॉक्टर साहिबा ने बताई, लेकिन ग्रोन अप्स भी जो हमारे इस वक्त एल्डर्स हैं वो लोग भी इतनी तवज्जो अपनी ज़िंदगी पे नहीं दे रहे हैं, लाइफ स्टाइल पर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियों में घिरते चले जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक और चीज़ मैं एडिशन करूँ कि सिर्फ ओबेसिटी नहीं, आम जो थिन बिल्ट है ना उसमें भी फैटी लिवर होते हैं। अच्छा। क्योंकि 80% में ओबेसिटी में होता है जी, 20% ऐसे हैं जो थिन लीन बिल्ट वाले भी फैटी लिवर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे रीज़न, एक तो कंजेनेटल रीज़न है,
कुदरती जेनेटिकली एक डिजीज आ रही है उनकी लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल की, जिसकी वजह से वो फैटी लिवर में जा अच्छा, जिनका सकता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, पतले लोगों का भी, Exactly. उनको इस चीज पे तवज्जो देनी होगी। एग्जैक्टली वही। और Okay. दूसरे वो जो डायबिटिक होते हैं ना, डायबिटिक्स जो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखते, उनका फैटी लिवर बढ़ता जाता है, तो ये मसला वो बढ़ता जाएगा। तो एक ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें जहन में रखनी है। और दूसरी जो कि सबसे अहम बात है प्रिवेंशन के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, उसमें एक फैक्टर है स्ट्रेस फैक्टर, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी और टेंशन। देखिए, डिप्रेशन जो स्ट्रेस है वो आपके एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन लेवल को हाई कर देता है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट डालता है बॉडी पे। जब एंटी इंसुलिन इफेक्ट आएगा तो हर एक बंदा, आप देखें डायबिटीज़ का रेशो क्यों बढ़ रहा है, उसका एक पीछे क्या रीज़न है। रीज़न वही है कि एक तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऊपर से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। देखें, एक तो महंगाई वाला मामला अलग है, घर में जो मसाइल हैं वो अलग है, और बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है लोगों के अंदर, और ज़िंदगी तंग जैसे होता है ना, तंग होती जा रही है इंसान की। तो ये चीज़ें सारी मिल मिला के जब डायबिटीज़ बढ़ेगी तो फैटी लिवर भी बढ़ेगा, फैटी लिवर बढ़ेगा तो सिरोसिस की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे। अच्छा, क्या कोविड की वजह से भी लिवर प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को कोविड हो गया, ख़त्म हो गया, वो अभी तक बात करते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं या कोविड की वजह से हमें ये मसाइल हुए हैं, तो आज तक हो रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ यूजुअली बातें की जाती हैं, तो क्या लिवर पे भी कोई असर पड़ता है? देखिए, देखा गया है कि कोविड जिनको हुआ है, कोविड इन्फेक्शन, देखो बेसिकली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल कोई आपकी बॉडी के एक पार्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, वो वायरीमिया होता है, आपके पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो इट इफेक्ट्स एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो लिवर के एंजाइम्स लाइक SGPT रेज हुआ है, और इस पर काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी आए हैं। उसको प्रोग्नोसिस के साथ भी चेक किया गया है कि जिन लोगों का लिवर भी मुतासिर हुआ कोविड से, उनके अंदर मॉर्बिडिटी, यानी कि काफ़ी दिन वो बीमार रहे, और मोर्टालिटी का चांस भी बढ़ गया हुआ था। तो इस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी वायरल इलनेस के बाद वीकनेस, बॉडी जिस्म में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना, बालों का झड़ना देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे टैबूज हैं रिलेटेड टू डाइट। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये है, वो है, ये सुबह में ना खाओ, ये रात में ना खाओ। बिल्कुल। ये वैसे है, फ्रूट्स के बारे में भी लोग कहते हैं, लोग सुबह में कहते हैं सेब रात को सोने का बन के भी आ जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया या हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें ऐसे बिलीव्स हैं। इंटरनेशनली आप देखें ऐसे कुछ बिलीव नहीं है, और वो हमसे हेल्दी हैं। तो इस तरह का कुछ नहीं है। तो कोई भी बीमार होता है ना किसी घर में, तो लोग हमारी बॉडी उस वक्त कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, हमें ज़्यादा कैलोरीज चाहिए उसी वक्त रोक देते हैं, वो उसको मना कर देते हैं, तुम ये नहीं ठंडा, ये गर्म, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। उससे क्या होता है, कैलोरीज कम हो जाती हैं, विटामिन्स कम हो जाते हैं, तो हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वीकनेस। तो ये सब चीज़ें। और आम जो जॉन्डिस होता है ना, पीलिया, उसमें भी लोगों की यही है कि सब कुछ खाना बंद, इसको सिर्फ गन्ने का जूस पिलाओ। ये नहीं कोई देख रहा है कि जो गन्ने का जूस बाहर बन रहा है उसकी क्या, वो ही तो हेपेटाइटिस A और E की वजह है। सही। तो ये लोग ये मिसकंसेप्शंस है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम सेगमेंट को क्लोज करेंगे, एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहें? देखें, अभी जैसे डॉक्टर नाजिश बात कर रही थी ना कि फ्रूट्स का यूज़ हमारे यहाँ इतना, वाकई भी लोग मिसबिलीफ्स में चले जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी मुसलसल एक प्रोसेस में चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी 24 आवर हो रही है, एक सेकंड तक भी वो बंद नहीं हो रही। तो ऑक्सीडेंट्स बॉडी की लेवल बढ़ा रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो भी ड्रग्स रखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, जो एंटी एजिंग भी कहलाते हैं। एज भी आपकी कम दिखाई देगी, रिंकल्स कम हो जाएंगे, आपके हर बॉडी टिश्यू हेल्दी रहेगा अगर ऑक्सीडेंट लेवल कम हो। तो फ्रूट जो है ना, सारे वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो तो हेल्दी फूड है, उसको तो लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स और आपके जो फ्रूट्स हैं वो तो हेल्दी हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखते हैं, तो जो कि ज़्यादा फायदा यूज़ करना चाहिए। बाकी हम पब्लिक को यही मैसेज हम देंगे मिलके कि स्क्रीनिंग कराएं अपनी हेपेटाइटिस B और C की, और जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल्स में स्पेशली अपनी वक्त के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट से ही कैंसर जिगर में ही चली जाती है। तो ये उनको स्क्रीनिंग कराना और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हर अपनी सब क्लिनिक्स पे वो कराएं। इसके अलावा हेल्दी फूड खाएं और अपना ज़्यादातर कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, एक्सरसाइज का प्रोग्राम टाइम निकालें,
डाइट वक्त अपनी हमारा हेल्दी यहाँ कर डॉक्टर लें। साहब खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर नाज़िश। आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। एक ब्रेक यहाँ आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। हमारा टॉपिक कुछ मुख्तलिफ, मेहमान मुख्तलिफ, और आप सब जानते हैं जुमे के दिन की हमारी क्या प्लानिंग होती है। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक।